नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलती तो साहब बहुत बड़ी बड़ी कर रखी हैं, ब्लंडर कर रखे हैं। तो ऐसे में अगर एआई समिट होती है और उसमें कांग्रेस के लोग निवस्त्र होकर के, नंगे होकर के नाचते हैं, तो आप उनको दोष नहीं दे सकते। मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या ब्लंडर किए हुए हैं। आमतौर पर लोग अब इनकी चर्चा करते ही नहीं हैं, करनी चाहिए। पूरे देश को, पूरी दुनिया को बताना चाहिए और नरेंद्र मोदी को एक्सपोज किया जाना चाहिए। 2014 में प्रधानमंत्री बने थे और तब से लगातार गलतियां ही करते चले आ रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जन धन खाते बिना सोचे समझे 40 करोड़ लोगों के, 50 करोड़ लोगों के, उससे भी ज्यादा लोगों के जन धन खाते खुलवा दिए बैंकों में और जीरो पेमेंट पर, एक भी पैसा बिना जमा कराए उनके खाते खुलवा दिए। जब कोरोना काल आया तो लोगों के अकाउंट में पैसे भिजवा दिए ताकि उनका घर चल सके, उनका चूल्हा जल सके। ये ब्लंडर नहीं है क्या? भारत सरकार के खजाने में फालतू फंड का पैसा आ रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद है जो उन्होंने कही थी कि पैसे जो है कोई पेड़ पर नहीं उगते हैं। इसके अलावा मोदी ने ब्लंडर कर रखे हैं, बहुत सारे ब्लंडर कर रखे हैं। मैं एक एक करके आपको गिनवाता हूं। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री होना ही नहीं चाहिए, उसको हटा दिया जाना चाहिए। इस तरह के प्रधानमंत्री की जरूरत थोड़ा है देश को। जनधन खाते में कोरोना काल में केवल पैसे ही नहीं भिजवाए गए, बल्कि करीब करीब 80 करोड़ जनता को खाद्यान्न भिजवाना शुरू कर दिया। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मनमोहन सरकार को कि ये जो सड़ रहा है भंडारों में, इसको गरीबों को वितरित कर दो। तो मनमोहन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि कृपया हमको हमारा काम करने दें, हमें आप ये ना सिखाएं कि हमको उस अनाज का क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब आप मुझे बताइए कि अच्छे खासे गरीबी की रेखा से नीचे लोग थे, 24 करोड़ के आसपास। उनको गरीबी की रेखा से ऊपर लाने की जरूरत क्या थी मोदी जी को? उनको रहने देते वहीं पर। इनका माथा नहीं ठनकेगा। जिन्होंने गरीबी हटाओ की बात तो 1971 में शुरू की थी, लेकिन आज भी उन गरीबों के बारे में बोलना छोड़े नहीं हैं, लगातार बोल रहे हैं। कुछ किया है कि नहीं किया है, ये ना पूछने की जरूरत है, ना जानने की जरूरत है, ना इनको बताने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी सरकार ने, खुद उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों को कोवैक्सीन भेज करके, कोविशील्ड भेज करके, जो एक कूटनीतिक रिश्ते होते हैं और जो मजबूत रिश्तों में तब्दील किए जाते हैं, वो करने का गुनाह भी किया है, ब्लंडर किया है। और उसी का नतीजा है कि जब अमेरिका जैसी महाशक्ति ने हमारा हाथ झटकने की कोशिश की, हम पर 50% टैरिफ थोप दिया, तो दुनिया के वो सारे देश
एक तरीके से भारत के साथ खड़े हुए दिखाई दिए, जिनकी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन, कोविशील्ड और दूसरे सामान भेज करके, आपदा के समय भी बहुत सारा सामान भेज करके ऐसे तमाम जरूरतमंद देशों की मदद की थी। अब चीन भी है, अमेरिका भी है, कई दूसरे देश भी हैं जो मौका परस्तों की तरह काम करते हैं, किसी की बिना वजह और मुफ्त में तो मदद बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो भारत को क्या पड़ी थी या मोदी जी को क्या पड़ी थी? ये मोदी जी की एक और बड़ी गलती है, ब्लंडर है, कि पिछले 5-6 सालों से वो ग्लोबल रेटिंग में सबसे अधिक लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। और गलती सुन लीजिए, 29 देशों का इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है और इन्होंने ले लिया। इससे बड़ी गलती कोई हो सकती है क्या? देश के भीतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया है, सड़कों का जाल, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, अब तो वाटरवेज की बात हो रही है, कई जगह शिप चलाने की बात है, हवाई अड्डों का कायाकल्प करना, बंदरगाहों का निर्माण करना, सेनाओं को मजबूत कर रहे हैं। एके एंटनी का याद है आप लोगों को? 2011 का पार्लियामेंट का, उनसे पूछा गया था कि जब चीन भारत की सीमा से लगते हुए पूरे इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, सड़कें, रेलवे, तमाम दूसरी चीजें, तो भारत क्यों सोया हुआ है? भारत क्यों नहीं कर रहा है? भारत ने अपनी सीमा से लगते हुए पूरे इलाके में, कभी एक स्ट्रिप हुआ करती थी दौलत बेग ओल्डी में, वो भी बरसों से, बल्कि दशकों से अनयूज पड़ी हुई थी। और उसके बाद 2 और स्ट्रिप जहां विमान उतर सकें, लड़ाकू विमान उतर सकें, वो बनवाई मोदी जी ने। क्या जरूरत थी? बहुत बड़े पैमाने पर वहां सड़कें बिछाई गई हैं, सुरंगें बनाई जा रही हैं, पुल बनाए जा रहे हैं घाटियों में। जम्मू कश्मीर में अभी एक चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है और लाल कलर की जो वंदे भारत है वो बर्फ को चीरती हुई जा रही है। तो उस पर कैप्शन दिया था किसी ने कि ये स्विट्जरलैंड नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है। ये सब करने की क्या जरूरत थी मोदी जी को? यानी दुर्गम से दुर्गम इलाकों तक ट्रेन पहुंचा रहे हैं। ट्रेन का आप कायाकल्प देखिए, वरना अगर कांग्रेसियों की हम माने और विपक्षी दलों की माने तो वो ट्रेन कौन सा बुरी थी जो नीले नीले से कलर की दौड़ती रहती थी, डीजल इंजन के साथ दौड़ती थी। आजकल तो नई नई ट्रेनें, बहुत कलरफुल ट्रेनें, और उनमें तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही है। रात्रि यात्रा के लिए भी जो है आरामदेह ट्रेन्स और तमाम तरह की सुख सुविधाएं उन ट्रेनों में है। खान पान से लेकर के तमाम चीजों में सुधार हो रहा है और तेज गति से हो रहा है। फ्रेट कॉरिडोर मालगाड़ियों के लिए अलग से बनाने की क्या जरूरत थी? रहने देते वैसे का वैसा ही। इसके अलावा इतने ब्लंडर कर रखे हैं नरेंद्र मोदी ने कि आप देखिए, 370 हटा दिया जम्मू कश्मीर से, जिसको कांग्रेस सीने से चिपकाए चली आ रही थी, उसको प्यार दे रही थी, दुलार दे रही थी, उसकी तरफ कोई नजरें भी ना उठाने पाए, ऐसा बंदोबस्त कांग्रेस पार्टी ने किया हुआ था। और जो जम्मू कश्मीर के जितने राजनीतिक दल थे वो तो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे जब 370 हटाने की बात
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही थी, अमित शाह कर रहे थे, वो कह रहे थे कि घाटी में कोई तिरंगा कंधे पर उठाने वाला नहीं मिलेगा अगर 370 को हाथ लगा दिया तो। ये भी कहा गया खून की नदियां बह जाएंगी जम्मू कश्मीर में। लेकिन अजीब प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने 370 भी हटा दिया, 35 से भी हटा दिया, खून की नदियां भी नहीं बही, और अब तो वहां लाल चौक पर भी तिरंगा फहरा रहा है। किसी ने चूं चपाट भी नहीं की, एक गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, सब सीधे हो गए। अच्छा, आतंकवाद खत्म करने की क्या जरूरत थी देश से, या नक्सलवाद खत्म करने की क्या जरूरत थी? ये भी कर दिया इन्होंने। आतंकवाद की तो कमर तोड़ दी पूरी तरीके से, बहुत सारे कमांडर मार गिराए, और जो घुसपैठ करके आते थे उनका तिया पाचा वहीं करने लगे। सैकड़ों हजारों की संख्या में आतंकवादी और उनके कमांडर, सो कॉल्ड कमांडर मारे गए, जो उनको लीड कर रहे थे, स्लीपर सेल्स, उनको मार गिराया। अलगाववादी, जिनको बुलाकर के मनमोहन सिंह पीएमओ में हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे जिन आतंकवादियों से और अलगाववादियों से, जो कभी भी घाटी में बंद का आह्वान करते थे और सारे बाजार, सारे शहर बंद हो जाते थे, इतनी दहशत थी। पत्थरबाजी शुरू हो जाती थी सेना पर। ये सब करने की क्या जरूरत थी? पत्थरबाजी बाजी बंद करने की क्या जरूरत थी? मीडिया वालों को भी अच्छे खासे विजुअल मिल जाते थे। स्कूल कॉलेज जाने वाली गर्ल्स को 500-500 रुपए दे करके अलगाववादी और कुछ दूसरे नेता पत्थरबाजी करवाते थे सेना पर, और वो जैसे विजुअल बनते थे वैसे पत्थरबाजी बंद होती थी और वो अपने घर चली जाती थी, और सेना जो है वो टापती रह जाती थी, देखती रह जाती थी, क्योंकि ऊपर से उनको किसी भी तरह का बल प्रयोग का आदेश नहीं था मनमोहन सरकार के द्वारा। लेकिन मोदी जी का देखिए आप, इन्होंने क्या अंतर कर दिया है। उड़ी में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी सेना ने। पुलवामा में हमारे 40 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, एक आत्मघाती दस्ते ने पूरे काफिले को उड़ा दिया सीआरपीएफ के। एयर स्ट्राइक करवा दी मोदी जी ने, बालाकोट में इनका आतंकी ठिकाना ध्वस्त करके रख दिया, करीब 100 आतंकवादी मारे गए वहां पर। और पहलगाम में जो जेनोसाइड हुआ हिंदुओं का, कलमा पढ़वा करके देखा, पेंटे उतरवा करके देखी सारा ये, तो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर करवा दिया। भाई जरूरत क्या थी? कांग्रेसियों को वही पसंद था, आतंकवादी अपना खेल करते रहे, निर्दोषों का खून बहाते रहे और सीमा पार करते जाएं, फिर आए, फिर लोगों को मारें और फिर चले जाएं। सीरियल धमाके, कितनी रौनक हुआ करती थी कांग्रेस के समय। कभी जयपुर में हो रहे हैं, कभी मुंबई में हो रहे हैं, कभी कलकत्ता में बम फट रहे हैं, कभी मद्रास में हो रहा है, कभी हैदराबाद में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, मुंबई में कई बार हुए। और मुंबई में तो पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने 3-4 दिन तक मुंबई के 4 जगहों को दहलाते रहे वो, और उसके बाद भी कांग्रेस वालों की कोई गैरत नहीं जागी कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। उसका कोई जवाब नहीं दिया गया, बल्कि बराक ओबामा ने बाद में आकर के मनमोहन सिंह से पूछा जब वो दौरे पर आए थे, कि हम तो उम्मीद कर रहे थे, पूरी दुनिया आशंकित थी कि भारत मुंबई आतंकी अटैक के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। तो बराक ओबामा ने ही अपने संस्मरण में लिखा है कि मनमोहन सिंह ने कहा कि मेरे ऊपर प्रेशर था कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि 2009 के लोकसभा चुनाव आ रहे थे, तो कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाएं पाकिस्तान को सबक सिखाने के चक्कर में, इसलिए अटैक नहीं किया गया, टाल दिया गया। आजकल ये वोट बैंक का गुणा भाग मोदी जी लगाते ही नहीं, कितना ब्लंडर कर रहे हैं। सीधे अटैक करते हैं और 9 आतंकी ठिकानों को
ध्वस्त किया, 11 एयरबेस उड़ा दिए, उनके रडार उड़ा दिए, उनका जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम था वो तबाह कर दिया। 4 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पर ले आए। अब इससे पीड़ा नहीं होगी तो क्या होगा? राहुल गांधी का चेहरा नहीं उतरेगा तो क्या होगा? तो इस तरह के लगातार ब्लंडर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेनाओं को इतना सक्षम बना दिया है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर वो ठीक था, 10 से ऊपर मुद्रास्फीति की दर थी, महंगाई 10 से ऊपर थी, लोग हाहाकार कर रहे थे, गैस सिलेंडर भी ठीक से नहीं मिल पा रहे थे, 12 सिलेंडर मिलते थे, उनमें से 3 कट करके 9 कर दिए थे इन्होंने। अब 4 करोड़ लोगों को घर बना करके देने की क्या जरूरत थी? उसमें रसोई गैस, उसमें बिजली का कनेक्शन और 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कवर दे दिया गरीब गुरबाओं को। ये सब करने की जरूरत नहीं थी। और प्रधानमंत्रियों का ये काम थोड़ा होता है। प्रधानमंत्रियों का काम होता है कि राजीव गांधी की तरह किसी युद्ध पोत पर छुट्टियां मनाए अपने यार दोस्तों के साथ, चौड़े होकर के। अपने ससुराल वालों को भी बुला लें, अपने घर परिवार, अपने मित्रों को भी बुला लें, वहां पर दारू सारू सब कुछ अपना चले, और खाना पीना और दूसरी तमाम चीजें, उसके लिए हेलीकॉप्टर और दूसरे छोटे शिप लगा करके वहां सप्लाई हो। 5, 7, 10 दिन समुद्र में गुजारे आराम से। अब ये गांधी परिवार भी तो है, राहुल गांधी भी तो है, इतनी विदेशों में छुट्टियां मनाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक एक मिनट सबको पता होता है, किस देश की यात्रा पर हैं, कौन सी मीटिंग में हैं, कौन कौन से सीईओज से मिल रहे हैं, कितना निवेश भारत लेकर के आ रहे हैं। तो इतने ब्लंडर कर रखे हैं नरेंद्र मोदी ने, तो इनका विरोध बहुत जरूरी है एक्चुअल में। यहां तो मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, जो यस मैन हो 10 जनपद का। अब इन लोगों को लगता है कि ये देश की जनता भी कोई कम थोड़ा है। इतने प्रतिभावान लोग, 3 प्रधानमंत्री जिस परिवार में हुए हैं और तीनों को भारत रत्न मिले हैं, उनके चश्मो चराग की योग्यता को, काबिलियत को भारत की जनता समझ ही नहीं रही है। इसलिए अगर इनके मुंह से गालियां निकल रही हैं, अगर ये एआई समिट हो या G20 समिट हो, इस तरह के मौकों पर गालियां निकालते हैं, और अब तो हद हो गई। एआई समिट में तो इन्होंने नंगों को भेज दिया कि जाओ नंगो, नंगा नाच करो वहां जाकर के, कम से कम चर्चा तो हो। तो अभी तो संसद में, संसद के बाहर और तमाम जगहों पर कांग्रेस की नंगाई देख रहे थे, भारत के लोग देख रहे थे। अच्छा मौका देखा कांग्रेस ने कि 100 देशों के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, 45 देशों के मंत्री समूह आ रहे हैं, 20-22 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ऐसी डिग्निटीज आ रही हैं। तो पूरी दुनिया के सामने क्यों ना नंगा नाच किया जाए। तो एआई समिट में जाकर के नंगा नाच किया, सही किया। ऐसे प्रधानमंत्री का इसी तरीके से विरोध होना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री ये गुस्ताखी करे कि अमेरिका जैसी सुपर पावर से टकरा जाए, इतनी हिमाकत, 50% टैरिफ थोप करके और इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता करके डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा मैदान साफ किया था विपक्ष के लिए कि वो खुल करके खेले। और राहुल गांधी ने देखो कैसे हाथों हाथ लिया था डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले उस बयान को। संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बिल्कुल सही बात कही है। ग्लैड शब्द का प्रयोग किया था कि मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने
सही पहचाना कि भारत की इकोनॉमी डेड है। आपको लोगों को पता नहीं है, मीडिया को पता नहीं है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़ करके सब जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। और उस डेड इकोनॉमी से हाथ मिलाने के लिए वहां अपनी अर्थव्यवस्था को संबल देने की संभावना देखते हुए यूरोपियन यूनियन आकर के एफटीए साइन करती है, कई दूसरे देश एफटीए साइन करते हैं। और जब अमेरिका को भी लगता है, ट्रंप को भी लगता है कि हम पीछे रह गए, तो फिर वो भी कूद करके आगे आते हैं। 50% टैरिफ हटा करके केवल 18% पर आ जाते हैं और अपनी तरफ से डील हो जाने की ऐलान कर देते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो अमेरिका के दबाव में आते ही नहीं, पुतिन यहाँ की यात्रा करते हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति यात्रा करते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति यात्रा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस से बार बार कहा जाता है कि ट्रंप जल्दी ही भारत की यात्रा करेंगे। और देखो ऊपर से जो ब्रिक्स देशों की चेयरमैनशिप है वो भी मोदी जी को मिल गई, भारत को मिल गई। इस बार वो समिट भी भारत में होने जा रही है। तो भारत की इतनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की, दुनिया भर में सम्मान बढ़ाने की प्रधानमंत्री को जरूरत क्या है? अब राहुल गांधी बहुत सही काम कर रहे हैं। अमेरिका में जाते हैं तो, लंदन में जाते हैं तो पूरी दुनिया को बताते घूम रहे हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, लोकतंत्र खतरे में है और पश्चिमी देशों को हस्तक्षेप करना चाहिए हमारे यहां। वो तो अमेरिका में ये तक कह आए कि मैं तो तब मानूंगा जब भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की आजादी मिलेगी, कड़ा पहनने की आजादी मिलेगी, कृपाण रखने की आजादी मिलेगी और वो फ्रीली गुरुद्वारों में जा सकेंगे। कितना बढ़िया काम राहुल गांधी कर रहे हैं और कितना खराब काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जब इनको प्रधानमंत्री का ऑफिस मिला था 2014 में, उस समय भारत 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी था भारत देश की, दुनिया की। अब देखो क्या हालत कर दी है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी और जल्दी ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बनने वाला है। असीम संभावनाएं युवाओं के लिए, उसके लिए दरवाजे खोल रहे हैं। वो जो एआई समिट की है, इसमें 2.5-3 लाख लोग भारत मंडपम, अंबेडकर सेंटर और सुषमा स्वराज भवन पहुंचे जहां इसका आयोजन हो रहा था। युवाओं में इतनी उत्सुकता मोदी जी को जगाने की क्या जरूरत थी? राहुल गांधी तो चाह रहे थे कि ये तो बांग्लादेश की तरह, नेपाल की तरह, श्रीलंका की तरह जैन जी बन जाएं और सड़कों पर उतर करके मोदी जी का तख्ता पलट दें बिल्कुल। और देश की जनता से भी वो इसीलिए नाराज है। 3 बार से उनका नंबर ही नहीं आने दे रहे हैं, सब बार बार नरेंद्र मोदी को चुन रहे हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव के बाद भी हरियाणा में बीजेपी को चुन लिया, महाराष्ट्र में बीजेपी को चुन लिया, दिल्ली में भी यहां मुख्यमंत्री बनवा दिया, बिहार में नीतीश बाबू बन गए। तो भाई इतने ब्लंडर करने वाला एक प्रधानमंत्री, उसको राहुल गांधी और कांग्रेस और ये 10 जनपद परिवार और इनके चापलूस मंडली वो चैन से तो नहीं बैठने देगा। अगर नरेंद्र मोदी इनको लगातार पीटते आ रहे हैं 2013-14 से, तो पीटने वाला अगर इतना कमजोर है कि वो उठ के खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, तो गालियां तो देगा साहब। पीटने वाले का ये हक तो बनता ही है कि आप उसको गाली देने का मौका दें, और गाली दे रहे हैं ये, बल्कि अब तो कपड़े उतार करके फेंकने लगे हैं और नंगा नाच इन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अब सनातनियों के भी निशाने पर हैं। अब वो नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं कि आप सनातनी हो, आप हिंदू हो, ये साबित करो। इन लोगों के लिए बस एक ही जवाब है, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना होते, तो ये जो सदियों से, दशकों से राम मंदिर का आप इंतजार कर रहे थे, ये अभी दशकों और सदियों और शायद कभी ना बनने वाली स्थिति जो है वो ये देश देखता। राम मंदिर बना है तो इन दोनों के संकल्प से, संघ के संकल्प से बना है। लेकिन यहां तो मीडिया कैसे कैसे लोगों को प्राइम टाइम में बुला करके मोदी को, योगी को गाली देने का मंच उपलब्ध कराता है, जो अब तक राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंचे। तो जो आदमी विकास कर रहा है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्स्थापित तो पुनर्प्रतिष्ठापित कर रहा है, उसको ये लोग गालियां नहीं देंगे तो और क्या देंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।